हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 और 8 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन 7 जून। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। एन एस्टिमेटेड 4,20,000 people around the world die every year after eating contaminated food, and children under 5 years of age carry 40% of the foodborne disease burden with 1,25,000 deaths every year। मतलब 4,20,000 लोग हर साल मरते हैं। किस वजह से? दूषित भोजन की वजह से। और जो बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स, वो भी उनमें 40% चिल्ड्रंस जो हैं वो फूड बॉर्न डिजीज की वजह से मरते हैं। लगभग 1,25,000 डेथ्स एवरी ईयर। और इसका जो स्लोगन है, थीम है, वो क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सबका दायित्व, इसकी थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन ईयर 2000। पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2000 में। बाय अ लिप्जिंग बेस्ड एनपीओ दैट से हिंट टू मोर हिल्फे वी और जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा। और इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन इसकी थीम हो गई। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 जून। 8 जून को और क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशन डे यानी विश्व महासागर दिवस। द ओशन प्रोड्यूसेस एटलीस्ट 50% ऑफ प्लांट्स ऑक्सीजन। यानी कि जो पौधों के लिए ऑक्सीजन है वो 50% कौन प्रोड्यूस करता है? ओशन। द ओशन इज की टू अवर इकोनॉमी विद एन एस्टिमेट 40 मिलियन पीपल बीइंग एम्प्लॉयड। और ओशन से जो 40 मिलियन लोग हैं उनको क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। ओशन बेस्ड इंडस्ट्री बाय 2023। 2030 तक महासागरीय आधारित उद्योगों द्वारा 40 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। विद 90% ऑफ बिग फिश पॉपुलेशन डिप्लीटेड। 90% जो बड़ी फिश हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो चुकी है। 50% ऑफ कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉयड। और 50% तक जो प्रवाल भित्तियां हैं वो नष्ट हो गई हैं। वी आर टेकिंग मोर फ्रॉम द ओशन देन कैन बी रेप्लेनिश्ड। यानी कि जितनी उसकी भरपाई है वो नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मेक्स हिस्ट्री ऑन बोइंग स्टारलाइन मेडन क्रू मिशन। ये बोइंग का एक स्टारलाइन मिशन है जो क्रू भेज रहा है। कितने लोगों का? 2 लोगों का क्रू भेज रहा है, जिनमें एक कौन है? सुनीता विलियम्स, जो कि इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट। बोइंग का ये स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट जो है सेंड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट क्रू। पहला एस्ट्रोनॉट क्रू भेज रहा है ऑर्बिट में। बोइंग्स न्यू स्टारलाइन कैप्सूल फ्ली इट्स फर्स्ट क्रू ऑफ एस्ट्रोनॉट्स टू ऑर्बिट फ्रॉम फ्लोरिडा। और ये कहां से भेजेगा? फ्लोरिडा से। इन अ मच डिलेड टेस्ट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कहां पे भेज रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। The CST-100 Starline with astronauts Barry Booch Wilmore। कौन जा रहा है इसमें? बैरी बूच विलमोर एंड सुनीता सुनी विलियम्स। तो ये दोनों इस क्रू में जा रहे हैं। लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द केप कैनरावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन। केप कैनरावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। स्ट्रैप्ड टू एन एटलस वी रॉकेट। और किस रॉकेट के द्वारा? एटलस वी रॉकेट में। बोइंग लॉकहीड मार्टिन फ्लीट। और ये जो जॉइंट वेंचर है वो किसका है? बोइंग का और लॉकहीड का, जिसको क्या नाम दिया गया?
United Launch Alliance ULA, United Launch Alliance ULA. नेक्स्ट है NCLT gives approval for विस्तारा एयर इंडिया मर्जर। NCLT ने विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर को मंजूरी दे दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है मर्जर किसका, विस्तारा और एयर इंडिया का, अलाउइंग 9 months फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्मर, यानी कि इनको जो मर्जर है वो 9 months के अंदर अंदर करना पड़ेगा। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड विल होल्ड 73.38% स्टेक, और इसमें जो टाटा सन्स है उनका कितनी परसेंट की हिस्सेदारी रहेगी, 73.38% की, जबकि जो सिंगापुर एयरलाइंस है उसकी परसेंट कितनी रहेगी, स्टेक 25.1% हिस्सेदारी रहेगी। द बैलेंस 1.52% विल बी हेल्ड बाय SBI कैप ट्रस्टी लिमिटेड। SBI कैप ट्रस्टी लिमिटेड जो शेष हिस्सेदारी बची 1.25% की, वो किसकी रहेगी, SBI कैप ट्रस्टी लिमिटेड की, ऑन बिहाफ ऑफ एयर इंडिया एम्प्लॉय सेटलमेंट ट्रस्ट। किसके बिहाफ पे, एयर इंडिया एम्प्लॉय सेटलमेंट ट्रस्ट के बिहाफ पे। नेक्स्ट है आर्म रेसलिंग सेट टू बी इंक्लूडेड इन अपकमिंग एशियन यूथ पैरा गेम्स। जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होने वाले हैं उनमें आर्म रेसलिंग को भी शामिल कर दिया गया है। द एशियन पैरालंपिक कमिटी announced the inclusion of arm wrestling as an official sport in the upcoming Asian Youth Para Games। तो एशियन पैरालंपिक कमिटी ने अनाउंस कर दिया है किसका इंक्लूजन, आर्म रेसलिंग का, आने वाले एशियन यूथ पैरा गेम्स में। द गेम विल टेक प्लेस इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ये गेम होंगे, कब, सितंबर-अक्टूबर 2025 में। नेक्स्ट न्यूज है 2 more इंडियन वेटलैंड्स एडेड टू रामसर साइट। रामसर लिस्ट में 2 और इंडियन वेटलैंड्स को जोड़ दिया गया है। पहले जो वेटलैंड्स की रामसर लिस्ट में इंडिया वेटलैंड्स की जो नंबर थे वो कितने थे, 80 थे, अब इसमें 2 और जोड़ दिए गए हैं और ये 82 हो गए। इंडिया हैज एडेड 2 बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम बिहार, और ये जो बर्ड सेंचुरीज कहाँ की है, बिहार की हैं, जिनका नाम है नागी एंड नक्ती, नागी एंड नक्ती, टू द रामसर साइट लिस्ट टेकिंग द टैली ऑफ 82, और इससे नंबर कितने हो गए, 82 हो गए। द न्यूएस्ट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोथ मैन मेड रिजर्वायर्स, और ये जो दोनों वेटलैंड्स है ये मैन मेड रिजर्वायर्स हैं, यानी कि ये मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, झाझा फॉरेस्ट रेंज, झाझा फॉरेस्ट रेंज में ऑफ जामुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जामुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, बिहार के जामुई डिस्ट्रिक्ट में झाझा फॉरेस्ट रेंज में ये दोनों जो सेंचुरीज हैं नागी और नक्ती सिचुएटेड हैं, वेयर वर एडेड टू रामसर साइट्स एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर इसको इन रामसर साइट में शामिल किया गया। With 2 sites, India now equal China in terms of Ramsar site। अब ये दो साइट जुड़ने के बाद जो रामसर साइट्स हैं इंडिया की वो किसके इक्वल हो गई हैं, चाइना के इक्वल। चाइना की भी 82 है रामसर साइट और अब इंडिया की भी कितनी हो गई, 82। बोथ कंट्रीज हैव 82 recognized waterlogged ecosystem in the country। The UK with 175 has the highest number of such sites, और यूके की जो साइट्स हैं वो कितनी है, 175 है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और इसके बाद जो आती है वो मैक्सिको की आती है 144। ये रामसर साइट होती क्या है, रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये किसके अंतर्गत आती है, रामसर कन्वेंशन के, ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, और इसको किस नाम से जाना जाता है, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स नाम से भी जाना जाता है। ये रामसर साइट ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां पे एक मीटिंग होती है हर साल, उसी में डिस्कस किया जाता है कि कौन सी जो
साइट्स हैं उनको रामसर कन्वेंशन में शामिल करना है। एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी डेजिग्नेटेड साइन ऑन 2 फरवरी 1971। और ये ट्रीटी कब साइन की गई थी? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में, अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल बनाया गया था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 दिसंबर 1975। और जबकि ये कार्यान्वित कब से हुई? 21 दिसंबर 1975 से लागू हुई। नेक्स्ट है, आरबीआई प्रपोजेस टू ब्रिंग ऑटो रिप्लेनिशमेंट फैसिलिटी फॉर यूपीआई लाइट वॉलेट। आरबीआई ने प्रपोज कर दिया है कि अब जो ये यूपीआई लाइट वॉलेट हैं उनको ऑटो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, ऑटो रिप्लेसमेंट फैसिलिटी उसमें यूपीआई लाइट वॉलेट में प्रोवाइड की जाएगी। जो यूपीआई वॉलेट होता है उसमें जो अमाउंट होता है वो डेली 4000 तक हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक बार में 2000, यानी कि दिन में 2 बार 4000 तक 2-2000 करके हम उसमें ऐड कर सकते हैं यूपीआई लाइट वॉलेट में। तो अब इसने आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है कि जो ऑटो रिप्लेसमेंट है, यानी कि फिर से फिलिंग, अगर यूपीआई वॉलेट में अमाउंट खत्म हो गया तो वो फिर से अपने आप ऑटोमेटिकली बैंक से ऐड हो जाएगा अमाउंट। तो उसे ही क्या कह दिया गया? ऑटो रिप्लेनिशमेंट। ऑटो रिप्लेनिशमेंट मतलब फिर से अमाउंट ऑटोमेटिकली बैंक से यूपीआई वॉलेट में ऐड हो जाएगा और हमें खुद से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्व बैंक हैज प्रपोज्ड टू ब्रिंग एन ऑटो रिप्लेसमेंट फैसिलिटी फॉर यूपीआई लाइट वॉलेट। आरबीआई प्लान्स टू ब्रिंग यूपीआई लाइट विद इन द ई मैंडेट फ्रेमवर्क। आरबीआई यूपीआई लाइट को ई मैंडेट ढांचे के भीतर लाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है, ई मैंडेट्स फ्रेमवर्क एक्सटेंडेड टू फास्टैग यूपीआई लाइट पेमेंट्स। और ई मैंडेट जो है आरबीआई ने अब किसके लिए भी कर दिया? फास्टैग के लिए भी। फास्टैग क्या होते हैं? पहले जब हम टोल पेमेंट करते थे तो वो कैश से करते थे, अब जो कार्स या कोई भी व्हीकल है उस पे फास्टैग लग गया तो वो ऑटोमेटिकली जो टोल है वो कलेक्ट कर लिया जाता है फास्टैग के थ्रू। अगर आपके फास्टैग जो अकाउंट है उसमें पेमेंट मतलब जो अमाउंट है वो खत्म हो चुका, तो इसमें भी क्या होगा? इसको भी ई मैंडेट कर दिया, मतलब इसमें भी अमाउंट खत्म होने पर जो डिडक्शन है वो डायरेक्ट कहां से हो जाएगा? बैंक के थ्रू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एक्सटेंडिंग द ई मैंडेट्स फ्रेमवर्क टू अदर रिकरिंग पेमेंट्स सच एज फास्टैग which do not have a fixed periodically। और इसकी जो कोई टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है, ये कभी भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया एंड ईयू लॉन्चेस बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। इंडिया, यूएस, जापान और साउथ कोरिया और यूरोपीय संघ ने क्या लॉन्च किया है? बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है। इसमें क्या होगा? जैसे कि कोविड के टाइम पे जो मेडिसिन हैं उनकी शॉर्टेज हो गई थी और वो अलग अलग जगह पे टाइम से प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, तो ये जो संघ बना है ये इसी के लिए बना है कि आने वाले टाइम में अगर फिर से ऐसे होने लगा तो मेडिसिन की जो शॉर्टेज है वो ना हो, इसीलिए इन्होंने क्या लॉन्च किया है? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, US and the European Union launched an alliance to put joint efforts to build a resilient supply chain in the biopharmaceutical sectors। बायोफार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन शुरू किया है। The announcement was made at the inaugural meeting of Biopharmaceutical Alliance held in सैन डियागो, कैलिफोर्निया। सैन डियागो, कैलिफोर्निया में ये मीटिंग हुई थी बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस की, तभी इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और ये कब हुई थी? ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोफार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन थी। The alliance was launched in response to the drug supply shortages experienced during the COVID-19 pandemic।
यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो ड्रग सप्लाई की शॉर्टेज हुई थी, उसी की पूर्ति करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसा फिर से ना हो, इसीलिए ये जो संघ है ये बनाया गया है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आरबीआई रिव्यू करता है बाई मंथली, यानी कि एक साल में 6 बार बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किस लिए होता है? मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जाता है। इसी के चलते आरबीआई ने जो ये रेपो रेट दी है, रेपो रेट क्या होती है? एक तो कोई बैंक से रेट लेता है, वो वाली रेट जिसपे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है, बैंक किससे लोन लेता है? आरबीआई से, और उस पे जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो यही रेपो रेट जो है आरबीआई ने कितनी रखी है? 6.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास announced the second bi-monthly monetary policy of the financial year 24-25। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो बाई मंथली आती है, ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के सेकेंड टाइम हुई है। दिस इज द फर्स्ट आरबीआई पॉलिसी आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन के बाद ये पहली पॉलिसी है आरबीआई की। आरबीआई गवर्नर हेडेड 6 मेंबर। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है वो 6 मेंबर करते हैं, और इन 6 मेंबर में कौन कौन आते हैं? 3 तो होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ये डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितनी रखनी है। तो इन्होंने इस बार डिसाइड किया है कि ये अनचेंज रहेगी 6.5% पर, और ये 8वीं बार है, 8 कंसेक्यूटिव टाइम है जब ये 6.5% पे है, और इसकी जो मेजोरिटी रही है वो 6-2 से रही है, मतलब इन 4-2 से रही है। इन 6 मेंबर में से 4 और 2 का रेशो है बहुमत के अकॉर्डिंग। अगर ये 3-3 पर रहता है तो लास्ट जो फैसला होता है वो किसका होता है? आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन जो इस बार ये मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है, ये 6:4 पर रहा है, जिससे इन्होंने अनचेंज रखा है 6.5% पे। आरबीआई रेज्ड इट्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 टू 7.2%। आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो ग्रोथ फोरकास्ट क्या है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, उसको 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7.2%। द सेंट्रल बैंक रिटेन्ड फाइनेंशियल ईयर 25 इन्फ्लेशन फोरकास्ट एट 4.5%, और जो इन्फ्लेशन रखी है उसने वो कितनी रखी है? 4.5% पर। नेक्स्ट है 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 15 to 21 of June। 15 जून से 21 जून तक 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में रहेगा। कब से कब तक? 15 से 21 जून तक। ड्यूरिंग द फेस्टिवल 314 फिल्म्स विल बी स्क्रीन फ्रॉम 59 कंट्रीज। 59 कंट्रीज से 314 फिल्म को स्क्रीन किया जाएगा। स्पेशल थीम फॉर द फेस्टिवल इज इंडिया इन अमृत काल, और इसकी जो थीम है वो क्या है? इंडिया इन अमृत काल। एट टोटल ऑफ 17 फिल्म्स फ्रॉम जापान, रशिया, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम एंड माली विल बी शोकेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इस महोत्सव के दौरान जापान, रूस, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम और माली की कुल 17 फिल्में दिखाई जाएंगी। सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संजय जाजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू इसमें रहेंगे। ओपनिंग फिल्म ऑफ द फिल्म फेस्टिवल विल बी, और जो ओपनिंग फिल्म होगी वो कौन सी रहेगी? बिली एंड मोली एंड ऑटर लव स्टोरी। बिली एंड मोली एंड ऑटर लव स्टोरी, ये इसकी
ओपनिंग फिल्म रहेगी। तो कब से कब तक रहेगी ये फिल्म फेस्टिवल? 15 से 21 जून तक। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाके करंट अफेयर्स बाय हया करंट अफेयर्स बाय हया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और डेली करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। नहीं तो फिर वो डेली आपके बढ़ते चले जाएंगे और वो एक साथ नहीं हो पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली डेली करंट अफेयर को कवर करें। तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।